आप सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी कुल तारक। अम्मा की मुट्ठी भर देह को दाह देकर लता वापस लौट आई। दुख, क्रोध और क्षोभ से भरे हुए मन के साथ कितनी बेचैन थी वो। उस सूने घर की चार दीवारी भाएं भाएं कर उठी थी। लता ने सोचा ही न था कि अम्मा के बिना उसका यह छोटा सा घर उसे इतना काटने को दौड़ेगा। अम्मा की चारपाई पर बैठकर उसने दोनों हाथों में सिर थाम लिया। मृत्यु भी अपने पीछे एक भयानक सन्नाटा छोड़ जाती है। लता के घर की देहरी पर दिया जल रहा था, मृतक की आत्मा को राह दिखाने वाला दीपक। क्या अम्मा वास्तव में स्वर्ग ही गई होंगी? लता की बरसों की सूनी आंखों में अनायास ही आंसू तिराए। जी किया कोई तो अपना हो जिसके कंधे पर सिर रखकर वह बिलख बिलख कर रो ले। अम्मा के चले जाने के बाद इस भरी पूरी दुनिया में वह निपट अकेली रह गई थी। क्या परदेश में बैठा हुआ विपिन भी स्वयं को उतना ही अकेला महसूस कर रहा होगा जैसे कि लता? क्यों बीत गए वे दिन? कैसा भरा पूरा घर हुआ करता था उन लोगों का। बाबूजी, अम्मा, विपिन दा और सबसे छोटी सबकी दुलारी लता। सीमित सुखी परिवार। बहुत ऊंचा ओहदा नहीं था बाबूजी का, किंतु सपने आकाश छूते थे। विपिन दा को लेकर बड़ी ऊंची महत्वाकांक्षाएं थीं उनकी, और विपिन दा ने भी बाबूजी के सपनों की ऊंची उड़ान ली थी। हमेशा कक्षा में अव्वल ही आता रहा था। पहले ही प्रयास में जब उसका आईआईटी में चयन हो गया तो बाबूजी ने गांव की सीमित ज़मीन बेचकर उसके पढ़ाई के व्यय की व्यवस्था की थी। अम्मा की गृहस्थी में बहुत सीमित संसाधन थे। अपने शौक पूरे करने के विषय में तो अम्मा ने कभी सोचा भी ना था। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करने वाला यह परिवार शायद उस दारिद्र्य की अटूट डोर से ही बंधा था, किंतु वह अटूट डोर भी पता नहीं कैसे टूट गई। लता या अम्मा या बाबूजी कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वही विपिन दा जो अम्मा को छोड़कर पहली बार हॉस्टल जाने पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था, अपने ब्याह के बाद इतना निष्ठुर हो जाएगा। अम्मा ने, बाबूजी ने विपिन दा की इस उपेक्षा को काफ़ी देर से समझा। सीधे सरल वे दंपत्ति पुत्र के विषय में ऐसा विपरीत ओछा कभी सोच नहीं सकते थे। बाबूजी की 2 संतानें थीं और दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली, किंतु जब 2 प्रतिभाशाली संतानों में से एक को अवसर देने की बात आती है तो अस्वर्णिम अवसर पुत्र को ही दिया जाता है। बाबूजी भी अपवाद नहीं थे। उनका सामर्थ्य मात्र विपिन को ही पढ़ाने का था। ठीक ही तो था, लता तो बेटी थी पराया धन। फिर एक बार विपिन लायक बन जाता तो लता के लिए एक से बढ़कर एक लायक दूल्हों की कमी रह जाती क्या? लेकिन अपना सोचा हुआ सब सत्य तो नहीं होता ना। हम सभी से ऊपर एक विधाता भी है जो अपनी लेखनी से हम सभी का भाग्य लिखता है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में विपिन दा का चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया। अच्छी भली तनख्वाह थी। संयोग भी ऐसा हुआ कि अपने ही शहर में विपिन दा की पहली नियुक्ति हुई। अम्मा प्रसन्न थी कि उनका परदेसी बेटा कमाऊ बनकर एक बार फिर लौट आया है। वे विपिन दा पर 100 जान से न्यौछावर रहती। विपिन दा ने एक बार दबे स्वर में घर खर्च हेतु कुछ पैसे देने की बात की तो अम्मा बाबूजी नाराज़ हो गए। अम्मा ने बेहद भावुक होकर कहा, बेटा अभी तेरे बाबूजी नौकरी में हैं और तेरी पढ़ाई का खर्च भी अब नहीं है। क्या तू अपने अम्मा और बाबूजी का प्यार पैसों से तौलेगा? इसके बाद इस बात पर वहीं विराम लग गया था। विपिन दा नौकरी के बाद काफ़ी बदला बदला सा लगा था लता को। उसके बाद वो बदलता ही चला गया था। उसे धीरे धीरे अपनी शिक्षा, अपनी नौकरी का अहंकार होने लगा था। दफ्तर से आकर वह सुन्न मुन्न पड़ जाता था। जितने समय घर में रहता, अम्मा बाबूजी उसका मुंह ही देखते रहते। वह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। हंसी की एक क्षीण रेखा तक उसके चेहरे पर नहीं आती थी। लता से भी विपिन बेहद नपी तुली बात करता, घुन्नाया सा रहता। एक आध बार झिड़की खाने के बाद लता स्वयं भी विपिन दा से कम ही बोलती थी। अम्मा को लगता कि शायद ब्याह देने के बाद विपिन दा का यह अनमनापन दूर हो जाएगा।
पास पड़ोस रिश्तेदारी की औरतों ने भी अम्मा को समझाना आरंभ कर दिया कि लड़का उदास अनखाया सा रहने लगा है, ब्याह कर देने से ठीक हो जाएगा। एक बार हामी भर देने के बाद विपिन के लिए रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी। लता उस समय बीए कर रही थी, उम्र से कुछ अधिक ही समझदार थी। काफ़ी पहले 9वीं कक्षा में जब विषय चयन की बात आई थी तो लता का विज्ञान पढ़ने का बड़ा मन था। उसे लगा था अम्मा बाबूजी जब विपिन दा को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं तो डॉक्टरी अवश्य पढ़ाएंगे। वह भी डॉक्टर बन अम्मा बाबूजी का नाम उज्जवल करेगी। किंतु बाबूजी ने विपिन दा की पढ़ाई के खर्चे और अम्मा की बीमारी का हवाला देकर बड़े प्यार से अपनी मेधाविनी कन्या को कला वर्ग में डाल दिया। विपिन का ब्याह होगा, घर में बहू आएगी। अम्मा भौरा सी गई थीं। बाबूजी भी प्रसन्न थे। इस पूरे प्रकरण में लता का कहीं भी नाम न था। ब्याह योग्य तो लता भी थी, किंतु कमाऊ पुत्र के आगे शायद बेटी की ममता बौनी पड़ गई थी। विपिन दा के ब्याह के लिए बाबूजी बहुत ऊंचे परिवार की लड़की लाने के पक्ष में न थे। वे जानते थे कि उनके मध्यम वर्गीय परिवार में यदि ऊंचे पैसे वाले घर की लड़की आएगी तो निभाना ना हो सकेगा। शादी ब्याह रिश्तेदारी कथा वार्ता हर जगह विपिन के लिए रिश्ते की चर्चा थी। लता के मन में कुछ दरक सा गया था, लेकिन फिर भी सबकी खुशी में वो खुश थी। शायद भाभी के आ जाने से उसे एक हमउम्र सहेली मिल जाएगी, यह सोचकर ही वह मगन थी। उस दिन मामा की बिटिया का ब्याह था। लता ने बड़ी मान मनोवल के बाद अम्मा से कह सुनकर नई साड़ी खरीदी और उसी से मैच करता मोती का सेट। बड़े मन से तैयार होकर उसने स्वयं को आईने में देखा तो अपने ही प्रतिरूप पर मुग्ध हो गई। अम्मा बाबूजी भी ब्याह में चलने के लिए तैयार थे। विपिन दा भी दफ्तर से नहीं आया था, तो वे तीनों ही विवाह स्थल के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में एक गुप्ता स्टूडियो पड़ा तो अम्मा ने रिक्शा रुकवा लिया। लता की उम्मीदों की कोपलों में हरियाली आने लगी थी। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद अम्मा बाबूजी रिश्तेदारों से बातचीत में व्यस्त हो गए और लता अपनी हम उम्र ममेरी मौसेरी बहनों संग एक उसी की हम उम्र लड़की सजी धजी अपनी माँ के साथ बैठी थी। अम्मा को वहाँ बैठा देखकर लता भी वहीं सरक ली, किंतु वे माँ बेटी उससे एक शब्द भी नहीं बोली। चुपचाप जितना अम्मा पूछ रही थीं उतना ही नाप तोल कर जवाब मिल रहा था। इतने में बाबूजी भी वहाँ आ गए। ऊब कर लता वहाँ से उठ गई। जयमाल होने तक विपिन दा भी प्रकट हो गया था। घर लौटने के पश्चात लता जान पाई थी कि अम्मा बाबूजी विपिन दा का रिश्ता पक्का कराए हैं। बाबूजी चाह रहे थे कि विपिन से पहले लता का ब्याह निपटा दें। लता के लिए रिश्ते की बात जहाँ चलती लड़के वाले मुंह फाड़कर दहेज मांगते। बाबूजी ने कई बार लता के ब्याह के लिए पैसे दहेज की चर्चा करते हुए विपिन दा को इशारा किया, किंतु विपिन दा जैसे पैसे को दांत से पकड़ता था। इस बीच वह भी ब्याह के लिए अकुला उठा था। उसने शायद मुंह खोलकर अम्मा से अपनी बात कह डाली थी। सो पंडित बुलाकर ब्याह की तिथि बिचरवा ली गई और अम्मा की बहू घर आ गई। बाबूजी दहेज के विरोधी थे। इसका खामियाजा उनके सीधे सच्चे परिवार को भुगतना पड़ा। भाभी का मायका बिरादरी का सबसे चालाक परिवार था। डोली से उतरी भाभी साक्षात ज्वालामुखी थी। बेहद मामूली परिवार से आई भाभी इंजीनियर से ब्याही थी और इस बात का उन्हें बहुत गुमान था। उन्हें अम्मा की गृहस्थी के कामों से कोई मतलब ना था। दिन भर वे अपने कमरे में आराम करती। बना बनाया नाश्ता खाना लता उनके कमरे में ही पहुंचा देती। वे पति को छोड़कर घर में किसी से भी ढंग से बात भी नहीं करती। लता की हम उम्र थी भाभी। विपिन दा जैसा योग्य वर उन्हें भाग्य भरोसे बिना दान दहेज के मिला था। जब लता के ब्याह के लिए बाबूजी दर दर भटक रहे थे तब उन्हीं बाबूजी के आदर्शों के कारण भाभी इस घर में आई थी। बिन ब्याही लता को वे जब तब नीचा दिखाने से नहीं चूकती थीं। अपने रंग रूप पर बेहद गुमान था उन्हें। सुंदर लता भी थी, किंतु बिना दान दहेज ब्याह के बाजार में कोई मोल न था उसका। इसी मोर्चे पर भाभी उससे जीत गई थी। लता ने भाभी के रूप में एक सखी चाही थी, किंतु भाभी ने उससे प्रतिद्वंदिता का रिश्ता रखा। सो अलगाव तो होना ही था। फिर जब भाभी आई ही भाई की एक दूरी बरत रहा था
तो भाभी से वह किस अपनेपन की आशा रखती। इधर बाबूजी पर आर्थिक बोझ भी बढ़ चला था। फिर जिस दिन बाबूजी ने साहस करके विपिन दा से घर खर्च में कुछ सहयोग देने की बात की तो बुरी तरह बिफर गया था। बाबूजी अपनी सीमित आमदनी से ही घर गृहस्थी, मेहमान, पूजा पाठ सभी का खर्च उठाते रहे। एक दिन विपिन दा बाबूजी के बगल में आ बैठे तो वे निहाल हो उठे। उन्हें लगा कि विपिन को संभवतः अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, किंतु यहाँ तो नया ही नाटक रचने जा रहा था। हुआ यूँ कि भाभी के भाई की नौकरी इसी शहर में लगी थी। भाभी का बड़ा मन था कि उनका भाई उनके साथ रहे, इसलिए विपिन दा बाबूजी से सिफारिश लगाने आया था। दूरदर्शी बाबूजी जानते थे कि भाभी का भाई उन्हें एक पैसे का आर्थिक सहयोग नहीं देगा। वे विपिन दा की मंशा समझ गए थे। बाबूजी की ब्याह तनख्वाह सीमित थी। युवा बेटी की ब्याह की जिम्मेदारी भी उनके बूढ़े कंधों पर थी, तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पराई गृहस्थी का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। विपिन दा और भाभी को यह बात बेहद खटक गई थी। इस घटना के बाद भाभी ने घर में अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर दिया था, और यह अनशन तब समाप्त हुआ जब विपिन दा ने अलग घर ले लिया। उनके ससुराल वाले सभी साथ रहने आ गए थे और शायद विपिन दा भी उनके साथ खुशी था। बाबूजी 1 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। विपिन दा की इस हरकत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। जिस लायक बेटे पर इतना अभिमान था उन्हें, उस बेटे ने ही उन्हें बीच भंवर में छोड़ दिया था। इन्हीं घरेलू परेशानियों के कारण वे लता के लिए वर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। हार कर लता ने पास के ही प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। ब्याह के विषय में उसने सोचना ही छोड़ दिया था। विपिन दा नालायक निकल गया तो क्या वो भी माँ बाप को सड़क पर फेंक देती? वह तो बाबूजी का छोटा सा अपना घर था, अन्यथा वे सब आज सड़क पर ही होते। धीरे धीरे उन लोगों ने विपिन दा के बिना जीना सीख लिया था। राखी, भाई दूज तो लता भूल ही चुकी थी, लेकिन तकलीफ उसे तब होती जब अम्मा बाबूजी के लिए अपना वर्तमान और भविष्य सब कुछ दांव लगा देने के बाद वे लोग घर के बाहर सब जगह विपिन दा का बचपन, उसकी आदतें, उसकी प्रतिभा, उसकी नौकरी सभी का केवल बखान करते रहते। उस समय लता अपने सगे भाई के प्रति घोर ईर्ष्या से दग्ध हो जाती। ऐसे ही यंत्रवत दिन कट रहे थे। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद लता घर के आर्थिक मोर्चे पर डट कर खड़ी थी। अभावों के बीच भी उसने बीएड कर लिया था। अब प्राइवेट कॉलेज भी सरकारी हो गया था, तो उसका वेतन भी कुछ बढ़ गया था। अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। बाबूजी को आईसीयू में रखा गया। विपिन दा उस समय दिल्ली में पोस्टेड था। अम्मा ने बहुत चिरौरी करने पर लता ने उसे फ़ोन किया, किंतु उधर से विपिन दा ने बेहद रूखे स्वर में कहा, अभी मेरा आना ज़रूरी है क्या? कल को कुछ हो गया तो आना ही पड़ेगा। बार बार आना कोई हंसी खेल थोड़े ही है। विपिन दा तो नहीं आया। लोक लाज के भयवश भाभी मात्र 2 दिन के लिए अकेली ही आई थी। बाबूजी ठीक होकर वार्ड में आ गए थे। लता काउंटर से दवा लेकर लौटी तो वार्ड के दरवाजे पर बाबूजी का स्वर सुनकर ठिठक गई। वे रो रहे थे। लता ने झांक कर देखा। वे हाथ जोड़कर भाभी से विनती कर रहे थे, बहू अंतिम समय है, एक बार विपिन को बुलवा देती। ठस बनी भाभी निर्विकार खड़ी थी। छी! लता का मन बाबूजी को धिक्कार उठा। ऐसे निर्वीर कायर स्वार्थी पुत्र की इतनी याद। विपिन दा बरसों से दूर था, किंतु बाबूजी के मन प्राण उसी में बस रहे थे। निश्चित अवधि पूरी करके भाभी चली गईं। लता बाबूजी को अस्पताल से घर तो ले आई थी, लेकिन उन्हें मृत्यु के 5 से 9 बचा सकी। एक सुबह उन्हें नाश्ता कराते हुए उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया। विपिन दा उस समय विदेश में था, नहीं आ सका। लता ने मुखाग्नि स्वयं देने की बात की तो कहा गया कि बेटी द्वारा मुखाग्नि देने से बाबूजी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, कंधा देने से अर्थी भारी हो जाएगी। जीते जी जिस बेटी ने जी जान से सेवा की, मृत्यु ने एक क्षण में उसे पराया कर दिया। फिर किसी रिश्तेदार ने ही बाबूजी का अंतिम संस्कार किया।
अम्मा सूनी पथराई आंखों से विपिन का रास्ता देखती रहीं, लेकिन वह नहीं आया। मरे हुए पिता का शोक मनाने भी नहीं आया। लता की कॉलेज में स्टाफ क्वार्टर्स बने थे। बाबूजी के न रहने पर उस घर में अम्मा हुड़कती थीं, रोती थीं। सो लता ने वह घर किराए पर उठा दिया और अम्मा के साथ स्टाफ क्वार्टर्स में शिफ्ट कर गई। धीरे धीरे बाबूजी की मृत्यु को 1 बरस बीत गया। लता इस बार पक्की पड़ गई थी कि बाबूजी की बरसी और श्राद्ध के कर्म वही पूरे करेगी, किंतु लाख मना करने पर भी अम्मा ने छिपते छिपाते मौसी से कह विपिन दा को फ़ोन कर बुलवा लिया। लता को यह सब तब पता चला जब विपिन दा भाभी के साथ आकर अम्मा से लिपट गया। इस पर पता नहीं क्यों उन लोगों का रुख अम्मा के प्रति नरम था। रुके तो वे लोग हॉस्टल में ही थे, लेकिन जिस विपिन दा को बाबूजी की मृत्यु पर भी छुट्टी नहीं मिली, वह इस समय इतने दिन के लिए कैसे आ गया, यह लता के लिए आश्चर्य का विषय था। बाबूजी का घर किराएदारों से खाली कराया गया क्योंकि बरसी की पूजा वहीं होनी थी। पूरे विधि विधान से विपिन दा ने पूजा कराई, पंडितों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उस रात प्रसन्नचित्त अम्मा ने लता को बुलाकर कहा, बिट्टू, विपिन और बहू हमें साथ चलने को कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं। लता सुनकर चुप रही। प्रत्यक्ष में इतना ही कहा, ठीक है अम्मा, मेरे साथ तो बहुत रह ली, कुछ दिन बेटे की गृहस्थी का सुख भी भोग लो। एक बात और है लली, अम्मा बड़े संकोच से बोली, बताना तो तुम्हें पहले था पर समय न मिला। विपिन बाबूजी का मकान बेचना चाह रहा है, उसे तनिक पैसे की तंगी है, फिर हमको साथ भी ले जा रहा है। तुम तनिक साइन कर देना, आखिर है तो सब कुछ उसी का ना। अम्मा सफाई दे रही थी, लेकिन लता के कान सुन्न हो चुके थे। वह अपनों का परायापन देख रही थी। लता चुप थी। उसने मकान के कागज़ों पर साइन कर दिए और उसके बचपन की यादों के साथ ही बाबूजी का घर बिक गया। लता ने अम्मा का सामान पैक कर दिया था। बेटे के साथ रहने की खुशी अम्मा के चेहरे से छलकी पड़ रही थी। उन्होंने अपनी अलमारी से एक रुमाल निकाला, उसमें एक जोड़ी सोने के टॉप्स और चेन थी। वे लता को देने लगी। रख लो लली, ब्याह तो तुम्हारा कर नहीं पाए, अपनी अम्मा की निशानी समझकर रख लो इन्हें। लेकिन लता ने इन्हें लौटा दिया। अम्मा, मैं तो कुछ पहनती नहीं, इन्हें विपिन दा की बिटिया के दहेज के लिए रख लो, तुम्हारा ही नाम होगा। फिर अम्मा कुछ नहीं कर पाई थीं। विपिन दा नियत समय पर होटल से आया। अम्मा की अटैची उठाकर टैक्सी में रख ली। लता से बिना कुछ बोले, उसकी तरफ देखे बिना वो टैक्सी में जाकर बैठ गया। अम्मा ने लता को गले लगाया और भीगी आंखें पोंछती विपिन के बगल में जाकर बैठ गई। लता दूर तक जाती टैक्सी को डबडबाई आंखों से देखती रही। उसे लता का कॉलेज जाने का मन ही नहीं हुआ। उदास सी तकिए में मुंह गड़ाए वह पड़ी रही। सहसा उसके मोबाइल की घंटी टनटना उठी। हेलो, उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ कोई अपरिचित स्वर था। सरस्वती देवी आपकी ही माताजी का नाम है क्या? जी हाँ, क्या हुआ उन्हें? लता घबरा गई। अम्मा के पास मोबाइल फ़ोन तो था, किंतु वे नंबर नहीं मिला पाती थी। उस अपरिचित ने लता को फौरन रेलवे स्टेशन बुलाया था। लता हड़बड़ाकर ऑटो लेकर भागी। स्टेशन के अंदर पहुंची। दूर से ही देखा, उसने एक बेंच पर बैठी अम्मा फूट फूट कर रो रही थीं। 8-10 लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। लता के आते ही सब तितर बितर हो गए। अम्मा ने देखा तो डरे हुए बच्चे की तरह उससे लिपट गई। काफ़ी घबराई हुई थी। लता की समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। विपिन दा कहाँ चला गया? अम्मा स्टेशन पर अकेली कैसे छूट गई? लता, अपने घर चल बिटिया, अम्मा ने डरे कांपते स्वर में कहा। तो लता ने उन्हें संभाला। अटैची उठाकर अम्मा को संभालते हुए घर तक ले आई। काफ़ी देर लगी अम्मा को संतुलित होने में। लता भूखी प्यासी अम्मा के लिए खाना ले आई। पहला कौर मुंह में डालते हुए फपक पड़ी। हमको माफ़ कर दो बिटिया, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया हमने। टूटे फूटे शब्दों में उन्होंने रोते रोते लता को जो कुछ बताया उसका संक्षिप्त सार यह था कि अम्मा को स्टेशन पर ले जाकर विपिन दा और भाभी टिकट निकलवाने के बहाने उन्हें प्लेटफार्म पर ही छोड़कर चले गए थे।
सीधी सादी अम्मा समझ ही नहीं पाई थी कि उनका कोख जाया उनके साथ ही इतना बड़ा छल कर गया। लता सब समझ गई थी कि विपिन दा का यहाँ आना किस मतलब था। उसकी गिद्ध दृष्टि बाबूजी के मकान पर थी। तिलमिला उठी थी लता। एक बार उसके मन में आया कि पुलिस या वकील कचहरी की मदद ले, किंतु फिर रुक गई। इतना बड़ा धोखा किया था विपिन दा ने अपने खून के रिश्तों के साथ। उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ही, आज नहीं तो कल, और वह सज़ा उसे ऊपर बैठा विधाता ही देता, जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसके बाद अम्मा अधिक जी नहीं पाई। प्राण प्रिय पुत्र की उपेक्षा और धोखे ने उन्हें भीतर से तोड़ कर रख दिया था। बीमारी में भी वे विपिन को याद करती रहती थीं। शायद वे उससे इतने बड़े छल का कारण पूछना चाहती हों, या फिर दूर बैठे पुत्र के लिए उनका एक अंधा मोह हो रहा हो। धीरे धीरे वे बिस्तर से लग गई थीं। लता ने विपिन दा को खबर नहीं की। अपने सामर्थ्य भर अम्मा का ध्यान रखा, अच्छे से अच्छा इलाज कराया, किंतु 6 माह के भीतर ही वे स्वर्ग सिधार गईं। लता ने न किसी रिश्तेदार को सूचना दी, न ही विपिन दा को। अपने सहकर्मियों के सहयोग से उसने स्वयं ही अम्मा का दाह संस्कार कर दिया। आम लड़कियों की तरह उसका भी एक सपना था, अपने ब्याह का, अपनी स्वयं की घर गृहस्थी का, अपने बच्चों का। किंतु अम्मा बाबूजी के कुल तारक पुत्र के प्रेम की वेदी पर उसका यह सपना बलि चढ़ गया। जो दायित्व विपिन दा को निभाने थे लता ने पूरे किए, फिर भी आज लता निपट अकेली थी। उसके सभी रिश्तों का तर्पण हो चुका था। उसकी देहरी पर दिया जल रहा था। शास्त्रों के अनुसार यह दिया पुत्र जलाता है, जिससे मृतक की आत्मा इहलोक में न भटके। किंतु लता ने स्वयं ही यह दिया प्रज्वलित किया था। पता नहीं स्वर्ग जाती हुई अम्मा को आत्मा का मार्ग इस दिए की रोशनी से प्रशस्त होगा या नहीं। किंतु यदि विपिन दा ऐसा करता तो भी क्या अम्मा को मोक्ष मिलता? जिस विपिन दा ने अम्मा के जीते जी उन्हें कोई सुख न दिया, उल्टे उन्हें छोड़कर धोखा देकर निराश्रित चला गया, ऐसे पुत्र द्वारा मरणोपरांत संपन्न की गई क्रियाओं से अम्मा का परलोक कैसे सुधरता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूछने लता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? तो यह थी कहानी कुल तारक। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।